नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य है ना, हिंदी गद्य वाली सीरीज के अंदर एक नए टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे और नया टॉपिक है हमारा कहानी वाला, है ना। हिंदी गद्य की प्रमुख कहानियां, और इस कहानियों के अंतर्गत पे हमने पहली कहानी ली है उसने कहा था। चलिए, ये उसने कहा था कहानी जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब के द्वारा लिखित है, और इस कहानी को आज पूरे विस्तार से इस सेशन में दोस्तों हम समझेंगे और एक एक पक्ष को डिस्कस करते हुए साथ ही साथ में इसके से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर है उन पर भी आज इसी सेशन में हम डिस्कस भी करेंगे। तो दोस्तों, कहानी के साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलने वाले हैं कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा और कहानी पर भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है आज का सेशन, चूंकि साहित्य का सेशन है तो है ना, लंबा चलना तो बनता है। चलिए, इन सब के अलावा दोस्तों बीए के सभी सब्जेक्ट, जो नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुने, बीए के सभी सब्जेक्ट चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट अब आपके लिए यूट्यूब की प्लेलिस्ट में ही अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल की ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अर्थात कि इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। और प्रत्येक सेशन की डिस्क्रिप्शन में उसकी नोट्स भी अवेलेबल है जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेक्चर भी और नोट्स भी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, वो भी पूरे विस्तार से, है ना। नोट्स आपकी हेल्प करती है ताकि आपको किसी प्रकार के कोई भी नोट्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े, इतने सफिशिएंट नोट्स होते हैं हमारे। दोस्तों, सेकेंड यूनिट अभी चल रहा है, जो निरंतर अर्थात कि कंटिन्यू हमको फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हिंदी गद्य वाली सीरीज में सेकेंड यूनिट अभी चल रहा है, जिसमें सेकेंड यूनिट में भी दोस्तों कुछ सेशन हमारे हो चुके हैं, है ना। उसमें एक सेशन हो चुका है स्वरूप और विकास पर, उसके बाद में कहानी और उपन्यास में अंतर में एक सेशन हो चुका है, और आज हम बात करेंगे प्रमुख कहानियों की, जिसमें हम व्याख्या की बात करेंगे समीक्षा के साथ में, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो इस कहानी से संबंधित है। पहली कहानी होगी हमारी उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब के द्वारा रचित है। तो आइए जान लेते हैं आज के पूरे सेशन में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, अर्थात कि क्या क्या पढ़ना है, किन किन बिंदुओं पर फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कहानी की, और कहानी की बात करते हुए कहानी के सारांश पर हम चर्चा करेंगे, जो कि इस कहानी की भूमिका होगी। क्लियर है? तो कहानी का सारांश अर्थात कहानी की भूमिका, और इसी में दोस्तों इसी का प्रश्न भी यही बन जाता है, आपका प्रश्न यही बनेगा कि उसने कहा था कहानी का सारांश बताइए, या उसने कहा था कहानी की भूमिका पर डिस्कस कीजिए, है ना, चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है। दूसरा बिंदु होगा आपका कहानी का केंद्रीय भाव। क्लियर है? तो उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव लिखिए, ये आपका डायरेक्टली प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपसे डायरेक्टली ना। तो यहां पर चार बिंदु, इन चारों बिंदुओं से प्रत्यक्ष रूप से दीर्घ प्रकृति के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, दीर्घ प्रकृति के प्रश्न, ठीक है ना। जैसे पहले में मैंने बताया कि कहानी का सारांश या भूमिका, तो इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न आ सकता है। उसी प्रकार सेकंड बिंदु है इसका केंद्रीय भाव का, तो उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव, यही प्रश्न अपने आप में प्रश्न बनता है। तीसरा है लहना सिंह का चरित्र चित्रण, तो उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह के चरित्र का चित्रण कीजिए। उसी प्रकार से सूबेदारनी के चरित्र चित्रण। क्लियर है ना? तो ये चार बिंदु ऐसे हैं जिनसे अपने आप में ही एक स्वतंत्र प्रश्न की भूमिका जो है अपने आप बनती है। तो इन चारों बिंदुओं से सेपरेट प्रश्न है। उसके बाद में जो लघु त्रि प्रकृति के प्रश्न आते हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे, जो जो आवश्यक होंगे वैसे प्रश्न उत्तर भी हम उसके देखेंगे। आइए तो एक एक करके इसकी शुरुआत करते हैं, एक एक करके इन सबको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा सा बताता हूं आप लोगों को, कंटेंट आज की स्लाइड में बहुत ज्यादा है, आज के टॉपिक में कंटेंट बहुत ज्यादा है। मिनिमाइज करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मिनिमाइज तो मैं कर देता। कहानी ऐसी है कि एक बार पढ़ने में हर किसी को याद हो जाती है ना। कहानी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन कंटेंट कम कर देने का नुकसान ये हो जाता कि एग्जाम के टाइम पे जब आप रिवीजन लगाते हैं, इसका पीडीएफ का जब रिवीजन लगाते हैं, तो कंटेंट आपको परिपूर्ण ना होने के कारण आपसे जो है बहुत सारे तथ्य छूट जाते हैं। इसलिए मैंने कंटेंट में कोई विशेष कटौती नहीं की है, कंटेंट अच्छा खासा दिया है ना। इसीलिए थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ेंगे, और जहां जहां आवश्यकता होगी रुकने की वहां पर रुक कर भी उसको डिस्कस करेंगे।
क्लियर है? आइए शुरू करते हैं अपने आज की कहानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शायद आपके पास पुस्तक होगी इस सब्जेक्ट की, हिंदी गद्य की, तो वहां पर आपने कहानी को जरूर पढ़ा होगा। इस स्लाइड में हम सिर्फ उस कहानी के सारांश अर्थात कि उस कहानी की भूमिका पर ही चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो उसने कहा था शीर्षक, उसने कहा था, ये क्या है? शीर्षक है, अर्थात कि उस कहानी का नाम है। इस कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब के द्वारा लिखा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब के द्वारा लिखा गया है, जो कि इनकी ये एक अमर रचना कहलाती है। और वास्तविक रूप से अगर कहा जाए तो इनकी प्रसिद्धि जो रही है, इनकी प्रसिद्धि इसी उसने कहा था कहानी से ही उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इसकी शुरुआत, इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है, जहां पर 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। अर्थात कि यहां पर एक अदम्य साहस का परिचय देता है यहां का नायक, जो कि 12 वर्ष की उम्र का एक लड़का है। लड़का लड़की से पूछता है, इसी बातों में लड़का लड़की से पूछता है, क्या तेरी कुड़मई हो गई? कुड़मई का अर्थ होता है मंगनी अर्थात सगाई। तो लड़का यहां पर अर्थात कि नायक नायिका से, लड़का लड़की से पूछता है, जो कि 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की थी, उससे पूछता क्या क्या तेरी कुड़मई हो गई? इस पर लड़की जो है शर्मा कर वहां से भाग जाती है। दोनों बाद में अक्सर कभी सब्जी वाले के यहां पर तो कभी दूध वाले के यहां पर अक्सर मिला करते थे, और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता था। कुछ समय बाद, कई बार मिलने के बाद में कुछ समय गुजरता है, और अंतिम रूप से जब लड़का लड़की से पूछता है फिर से वही सवाल कि तेरी कुड़मई हो गई, तो उस पर लड़की इस बात पर लड़के को जवाब देती है कि हाँ, मेरी कुड़मई अर्थात की सगाई हो चुकी है। तो इस बात से लड़का उदास हो जाता है। उस घटना के बाद वह लड़का इतना उस पर, उस घटना का इतना आघात होता है कि वो सेना में भर्ती हो जाता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने के लिए चला जाता है। सेना में, ध्यान रहे दोस्तों, कुछ पात्रों के नाम बता रहा हूं मैं। सेना में सूबेदार हजारा सिंह है, जमादार लहना सिंह है, वजीरा सिंह है और बोधा सिंह है। ठीक है ना? तो पूरी कहानी जो है ना, इन्हीं मुख्य पात्रों पर जो है घूमती है। तो इनके बीच में प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती रहती है। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना उसका पूरा ख्याल रखता है। बोधा सिंह बीमार होता है तो उस समय लहना सिंह उसका ख्याल रखता है। एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है तो क्या होता है दोस्तों? अब यहाँ लहना सिंह वही है जो 12 वर्ष का लड़का था, याद रखिएगा, है ना? तो लहना सिंह जो है सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर उसके घर जाता है, तो वहां पर वो सूबेदारनी को देख करके दंग रह जाता है। सूबेदारनी को देख करके दंग रह जाता है। उस सूबेदारनी भी माफ कीजिएगा, लहना सिंह को देख करके दंग रह जाती है। लेकिन लहना सिंह को देखते ही सूबेदारनी पहचान लेती है उसे, और उसे बुला करके कहती है कि जिस तरह से तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, वैसे ही हम दोनों को भी बचाना। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ये कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि भावनाएं प्रकट करती है। तो ये कहानी का ये छोटा सा एक सारांश था, चूंकि कहानी बहुत बड़ी थी। अपने आप में ये कहानी दोस्तों इतनी बड़ी थी कि इसने अपने आप में ही उपन्यास का रूप धारण कर लिया था। काफी लंबी कहानी थी, छोटा सा सारांश इसका मात्र ये है। कहानी के बारे में इसके अन्य पक्ष आप और ज्यादा जो है अंदर समझने को मिलेंगे, निश्चिंत रहे। बस पहले आप जो है इस कहानी की भूमिका अर्थात की सारांश को अच्छे से समझ ले। एक बड़ी सी कहानी का सारांश, छोटा सा जो मेन पक्ष थे वो यहाँ सारांश में मैंने रखने का प्रयास किया है ना? तो ये सारांश में अर्थात की भूमिका में इतना पर्याप्त है। अगर आपसे दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इन जो हाईलाइट किए गए बिंदु है इन पर फोकस करेंगे दोस्तों, तो आप सिर्फ ये 1 पेज नहीं 10 पेज आप अपनी ओर से भर सकते हैं। इस कहानी की लाइन टू लाइन से आप जब जोड़ते चले जाएंगे तो आपको कहानी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, है ना? अब कहानी की चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी मैं अब आपको बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, पॉइंट भले ही अलग अलग है लेकिन इनको अलग अलग तरीके से मत पढ़िएगा, इसको क्रम से एक साथ लेकर के पढ़िएगा। जैसे आपने कहानी का सारांश देखा, अब उस कहानी के सारांश को याद रखिए और अब देखेंगे हम कहानी के केंद्रीय भाव को। तो कहानी के सारांश में जो बातें छूटी हुई थी, अर्थात कि जहां पर बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया था, संक्षिप्त कर दिया था,
उसका अब बृहद रूप जो है केंद्रीय भाव में होगा और इसका रूप जो है ना आगे आने वाले बिंदुओं में और बढ़ता चला जाएगा। तो एक एक अलग अलग बिंदुओं में अर्थात कि अलग अलग पॉइंटों में जिस कहानी की हम चर्चा करेंगे ना उससे आपकी पूरी कहानी ही कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए लेक्चर को आपने प्रारंभ किया है ना तो इसको अंत तक देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट में नई बातें आपको देखने को मिलेगी। चलिए कहानी के केंद्रीय भाव पर आते हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी के केंद्रीय भाव की। अगर अब आपको प्रश्न आता है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव लिखिए, ये एक प्रश्न हो जाएगा आपका, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहानी की रचना कर न केवल हिंदी कहानी अपितु विश्व कथा साहित्य को भी समृद्ध बना दिया। उसने कहा था प्रेम, शौर्य और बलिदान की एक अद्भुत प्रेम कथा है। किसकी है? तो ये ध्यान रहे आपको कि जो उसने कहा था कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब के द्वारा रचित। ये कहानी, इस कहानी में प्रेम का प्रसंग भी है, वहीं शौर्य का भी प्रसंग है और बलिदान की भी चर्चा इसमें होती है। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम, शौर्य और बलिदान की ये एक अद्भुत कहानी है। क्लियर? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ये कहानी लिखी जा रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय लिखी गई कहानी, ये बालपन की यह प्रीति इतना आघात विश्वास लिए है कि 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात भी प्रेमिका को यह विश्वास है कि यदि वह अपने उस प्रेमी से जिसने बचपन में उसकी कई बार जान बचाई थी अपने प्राणों को संकट में डाल करके यदि आंचल पसार कर कुछ मांगेगी तो वह उसे देने से मना नहीं करेगा। दूसरी ओर प्रेमी का उसने कहा था कि पत रखने के लिए प्राण न्यौछावर कर वचन निभाने की भी बेमिसाल कहानी है। इसको अब सुनिए व्यवहारिक शब्दों में। प्रथम विश्व युद्ध के समय लिखी गई ये कहानी, ये बालपन की एक ऐसी कहानी है जिसमें विश्वास भरा हुआ है, विश्वास अगाध रूप से भरा हुआ है। और इस विश्वास की परिलक्षित अर्थात की विश्वास की झलक हमें यहां से प्रतीत होती है कि जब बचपन में उनका जो प्रेम प्रसंग था, एक तरह से कह सकते हैं बचपन का प्रेम प्रसंग है ना, जिसमें बालक बालिका से एक ही प्रश्न पूछता था कि क्या तेरी कुड़मई हो चुकी है ना। तो मात्र उतना ही जो उनका थोड़ा बहुत मिलना जुलना रहा था, उसका एक प्रेम और उस समय का वो जो विश्वास उनके अंदर रहा, वो विश्वास देखिए कि 25 वर्षों के बाद में जब लैला सिंह सूबेदारनी के घर जाता है और सूबेदारनी के सामने अचानक से आ जाता है, सूबेदारनी उसको फट से पहचान लेती है 25 वर्षों के बाद भी। जबकि सूबेदारनी का परिवार बहुत ही परिपक्व था, अच्छा चल रहा था, है ना, प्रेम के साथ चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, उनका एक जवान पुत्र भी था। तो 25 वर्षों के बाद भी उसको पहचान करके, और सूबेदारनी को यह विश्वास आज भी बना हुआ था कि अगर वो जो है दोस्तों अपने प्रेमी से अगर बचपन की ही तरह अगर ये मांगती है कि वो अपने पति और पुत्र की जंग में सहायता करे, क्योंकि इस सूबेदारनी के पति और पुत्र दोनों ही जो है सेना में थे, है ना, वो लैला सिंह के साथ में थे। तो वो चाहती थी, या कहें कि उन्होंने 25 वर्ष बाद भी लैला सिंह से यही बात रखी कि आपने जिस तरह से बचपन में मेरी जान बचाई है बार बार, उसी प्रकार से मेरे पति और पुत्र की भी जंग में सहायता करना। और सूबेदारनी को पूरा विश्वास था कि लैला सिंह उसकी बात को नहीं टालेगा। तो एक तरफ सूबेदारनी का यह विश्वास नजर आता है, वहीं दूसरी ओर लैला सिंह भी, जो कि इस कहानी का नायक है, वो भी अपने इस विश्वास की आठ रखने के लिए, उस विश्वास पर कि पत रखने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, अर्थात कि उस वचन को निभाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। तो ये एक विश्वास की और वचन निभाने की एक बेमिसाल कहानी है। ठीक है, तो कहानी का नायक अंत तक ये किसी को नहीं बताता है, ये भी ध्यान सुनते चलिएगा। कहानी का जो नायक है लैला सिंह, ये किसी को नहीं बताता है कि उसने कितनी बड़ी कुर्बानी सिर्फ एक वचन को पूरा करने के लिए दे दी है। केवल इतना कहकर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है कि क्या कहता है कि सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो, पत्र लिखते हो तो मेरा मत्था टेकना लिखना, अर्थात कि मेरा नमस्कार लिखना, मेरा मत्था टेकना लिखना, और जब घर जाओ तो कहना कि उसने कहा था कि जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया है।
जो उसने कहा था, उसने क्या कहा था कि जंग में पति, मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, तो उसके पति और पुत्र की रक्षा करने में ही उसने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो ये कहानी लैला सिंह के चारित्रिक विकास में उनकी अनेक विशेषताओं को प्रकाशित करती हुई उसका संपूर्ण जीवन वृत्त दिखाती है, प्रस्तुत करती है। क्लियर है? वस्तुतः ये जो कहानी है ना दोस्तों, ये 5 खंडों में लिखी गई है। ये कहानी 5 खंडों में लिखी गई है। इसी कारण से ये औपन्यासिक नजर आती है, औपन्यासिक विस्तार लिए हुए नजर आती है, मतलब कि उपन्यास की तरह दिखती है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि कहानी का रूप छोटा होता है, जबकि उपन्यास का रूप बहुत बड़ा होता है। 100 शब्दों से लेकर 1000 शब्दों के, 100 पेजों से लेकर के 1000 पेजों तक का हो सकता है ना। तो ये कहानी इतनी बड़ी है 5 खंडों में होने के कारण कि ये एक तरह से देखने पर उपन्यास की तरह नजर आती है, लेकिन फिर भी इसके जो कहानीकार है उन्होंने अपनी कुशलता से इसको कहानी ही बनाए रखा, अपनी कहानी ही बनाए रखा। दूसरे, तीसरे और चौथे जो खंड है, इसमें युद्ध कला, सैन्य विज्ञान और खंडकों में सिपाहियों के रहने सहने के ढंग का जितना प्रमाणिक, सूक्ष्म और जीवंत चित्रण इस कहानी में हुआ है, वैसे हिंदी कथा साहित्य में और कहीं देखने को नहीं मिलता है, मतलब विरल है। समझे बात को? तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो कहानी है, उसने कहा था ये 5 खंडों में कहानी लिखित है, और ये 5 खंड होने के कारण इसका विस्तार इतना ज्यादा हो चुका था कि ये एक उपन्यास की तरह नजर आती थी। लेकिन फिर भी अपनी कुशलता का प्रमाण देते हुए कहानीकार ने इसको कहानी ही रहने दिया। इसके दूसरे, तीसरे और चौथे खंड में युद्ध कला का, सैन्य विज्ञान का और खंडकों में जो सिपाही रहते थे उनके रहने सहने का जो ढंग था, उसका ऐसा चित्रण किया, ऐसा जीवंत चित्रण किया जैसा कि कहीं और कहानियों में नजर नहीं आता है। लैला सिंह जैसे सीधे साधे सिपाही, जमादार लैला सिंह की कार्य करने की फुर्ती, संकट के समय अपने सिपाहियों का नेतृत्व करने की कला आदि से यदि एक और इस चरित्र को जो है विकास मिलता है, तो दूसरी ओर पाठक जो है ना इस रोचक वर्णन में खोसा जाता है। क्या कहा जा रहा है कि जिस प्रकार के चरित्र यहां बताए गए हैं और जिस प्रकार की घटनाएं यहां बताई गई है, उन घटनाओं से इनके चरित्रों को विकास तो मिलता है, वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो पाठक भी इस कहानी को पढ़ते पढ़ते मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसी में खो जाता है। भाई कीरत सिंह की गोद में सिर रखकर प्राण त्यागने की वांछा, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब क्या हुआ कि लैला सिंह की एक बड़ी इच्छा थी कि उनका एक भतीजा था कीरत सिंह, और वो चाहते थे, उनका एक बाग भी हुआ करता था आम का, तो वो उनकी बड़ी इच्छा थी कि अंतिम जो सांसें हैं उनकी, वो उनके भतीजे कीरत सिंह की गोद में समाप्त हो, है ना। तो उनकी जो इच्छा थी कीरत सिंह की गोद में अंतिम सांसें लेने की, वो इच्छा, लेकिन बजीरा सिंह की गोद में उनकी अंतिम सांसें आती है, क्योंकि जंग के मैदान में होते हैं, उस समय कीरत सिंह तो उनके पास होता नहीं है, तो उनका सरदार जो बजीरा सिंह हुआ करते थे, बजीरा सिंह उनके साथ में थे। लैला सिंह के साथ में जब उनको गोली लगी, जब वो अंतिम सांसें ले रहे थे, तब बजीरा सिंह की गोद में उनका सर रखा हुआ था। तो लैला सिंह बजीरा सिंह को ही कीरत सिंह समझ रहे थे, बजीरा सिंह को ही लैला सिंह क्या कर, कीरत सिंह समझ रहे थे। तो जो ये दृष्टांत था, इसने पाठकों को बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित किया। मृत्यु से पहले ये सारा जो दृश्य था, ये बहुत ज्यादा मार्मिक बन चुका था, बहुत ज्यादा मार्मिक बन चुका था। तो वातावरण का अत्यंत गहरे रंगों में सृजन गुलेरी जी की अपनी ही एक विशेषता रही है। कहानी का प्रारंभ अमृतसर की भीड़भाड़ वाले बाजार से होता है। युद्ध के मोर्चे पर खाली पड़े फौजी घर, खंडक का वातावरण, युद्ध के पैतरे, इन सब का कहानीकार ऐसा वर्णन करता है कि हमारी चेतना और संवेदना का अंग ही ये बन जाते हैं, अर्थात कि ये मार्मिक तो है ही है, साथ ही साथ में हमारी चेतना और हमारी संवेदना का ये अंग बन जाते हैं जब भी कोई पाठक इस कहानी को पढ़ता है। तो ये इस कहानीकार की बड़ी एक अपनी ही एक विशेषता रही है। क्लियर है? तो ये इतना बिंदु जो है आपको, जो मैंने आपको यहां तक का पूरा बताया है, ये पूरा वृतांत जो बताया मैंने दोस्तों, ये पूरी कहानी का केंद्रीय भाव है, अर्थात कि इस कहानी के इस केंद्रीय भाव के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी जो है घूमती रहती है।
क्लियर। तो इसके केंद्रीय भाव में मात्र आपको ये 5-6 बिंदु आपको मात्र बताने हैं, जो 5-6 पैराग्राफ मैंने डिस्कस करवाए हैं, मात्र इतना पर्याप्त है। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो लहना सिंह है, जो इस कहानी का प्रमुख पात्र है अर्थात कि प्रमुख नायक है, उसकी बात करते हैं। लहना सिंह जो है दोस्तों, ये लहना सिंह से हमारा पहला परिचय कहां होता है, जब ये 12 वर्ष की उम्र में अमृतसर के बाजार में भटक रहे थे, है ना। तो ये उनकी उम्र उस समय अमृतसर के बाजार में इनका पहला परिचय होता है, जब इनकी उम्र कितनी 12 वर्ष हुआ करती थी। ये जो है किशोर थे, शरारती थे और काफी चुलबुले स्वभाव के हुआ करते थे। उनके शरारतपन जो है बाद में युद्ध के मैदान में भी दिखाई देता है। कहां पर, बताता हूं आगे। वह अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं, कब, बचपन में वो अपने मामा के यहाँ पर आए हुए हैं। वहीं पर बाजार में उनकी मुलाकात एक 8 वर्षीय लड़की से होती है। अपनी शरारत करने की आदत के कारण वे बार बार लड़की से मिलते हैं और बार बार वो एक ही प्रश्न लड़की से पूछते हैं कि क्या तेरी कुड़मई हो गई, है ना। और फिर मजाक में उस लड़की का उसका जो संबंध सूत्र जो है, इसी मजाक से ही उनका एक संबंध सूत्र बन जाता है, अर्थात कि जिसे हम प्रेम प्रसंग कह रहे हैं। ये प्रेम प्रसंग का सूत्र जो है इसी मजाक से उनका बन जाता है। लेकिन जब लड़की बताती है कि हाँ उसकी कुड़मई हो गई है, तो उसके हृदय को बड़ा आघात लगता है। शायद यह लड़की के प्रति उसका लगाव इस खबर को सहन नहीं कर पाता है और वह सेना में भर्ती हो जाता है। लहना सिंह के चरित्र की एक और विशेषता है उसका साहस। एक तो ये उसके प्रेम प्रसंग वाली कहानी हो चुकी है, और एक है उसका साहस। क्या है, साहस। अपनी जान जोखिम में डाल करके 12 वर्ष की उम्र से ही दूसरों को बचाने की जो आदत थी उसकी, है ना, वो उसके साहस के एक अदम्य साहस का परिचय देती है। लहना सिंह जब सूबेदारनी से मिलता है तो वह बताती है कि किस तरह एक बार उसने उसे तांगे के नीचे आने से बचाया था और इसके लिए वह स्वयं घोड़े के सामने आ गया था। इस तरह लहना सिंह के चरित्र के ये दोनों पक्ष आगे कहानी में उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक अनजान बालिका के प्रति मन में पैदा हुए स्नेह भाव और दूसरा उसका साहस, और वो जो प्रेम के प्रति जो उनका स्नेह भाव जो पैदा हुआ था, उन्होंने अंतिम सांसों में भी उन्होंने उस भाव को बचाए रखा, उस प्रेम भाव को बचाए रखा, अर्थात उस विश्वास को बचाए रखा, और उन्होंने एक वचन के प्रति अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसी प्रकार से लहना सिंह किसान का बेटा था, खेती छोड़कर सिपाही बन जाता है, लेकिन सिपाही बन जाने के बाद भी उनकी जो मानसिकताएं थी, जो आदतें थी, वो किसानों की ही तरह ही रहती थी। सेना में भी वह मामूली सिपाही है, जमादार के पद पर है, लेकिन वहां भी किसान की जीवन की समस्याएं उसका पीछा नहीं छोड़ती है। वह छुट्टी लेकर अपने गांव जाता है जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी के लिए। कहानीकार यह संकेत नहीं देता है कि लहना सिंह विवाहित है या अविवाहित, लेकिन लहना सिंह की बातों से और उसके कार्यों से और वचन पूर्ति के उस साहस से, है ना, पता चलता है, अंदाजा लगता है कि लहना सिंह उम्र अविवाहित ही रहा है। लेकिन उसके साधारण जीवन में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात 25 साल बाद में सूबेदारनी से होती है। सूबेदारनी उसे इतने सालों बाद भी देखते ही पहचान लेती है ना। हालांकि भूला वो भी नहीं था। समय के साथ 25 साल हो चुके थे, तो समय के साथ में जो है एक धुंधली सी परत उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन समय के साथ वो जैसे ही 25 साल बाद सूबेदारनी से मिलता है तो वो परत भी हट जाती है। सूबेदारनी ने बचपन के उन संबंधों को अब तक अपने मन में संजोए रखा। उसी संबंध के बल पर सूबेदारनी का यह विश्वास करना कि लहना सिंह उसकी बात नहीं टालेगा, इसी विश्वास की रक्षा करना लहना सिंह के जीवन की धुरी बन जाती है, अर्थात कि लहना सिंह का एक लक्ष्य बन जाता है कि सूबेदारनी का जो ये मेरे ऊपर विश्वास है, ये विश्वास कभी भी डगमगाएगा नहीं, कभी भी टूटने नहीं दूंगा। लहना सिंह एक वीर सिपाही है और खतरे के समय भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है।
कई प्रकार के ऐसे अदम्य साहस का उसने परिचय दिया और एक तीक्ष्ण बुद्धि का उसने परिचय दिया, अपनी मानसिक संतुलन का उसने परिचय दिया जब वो जंग के मैदान में हुआ करता था। और उसका मानना यह था कि और सिपाहियों की तरह जो उनके टेंट हुआ करते थे, जिनको खंदक बोला करते थे, खड़क, उनमें बेकार पड़े रहने की अपेक्षा शत्रु से सामना करने में ज्यादा वो विश्वास करते थे। बिना लड़े, आलसी खाए अपने टेंट में पड़े रहने से बेहतर है कि सिपाही से अथवा शत्रुओं से लड़ते हुए अपनी जान की बलि देते, अपना जो है बलिदान देते, उसमें ज्यादा विश्वास करते थे। क्लियर है? तो जब उसकी टुकड़ी में जर्मन जासूस, देखिए उनकी सूझबूझ देखिए, जब उनकी टुकड़ी में, उनकी सेना में एक जर्मनी जासूस घुस जाता है कैप्टन बनकर के, कैप्टन साहब बनकर, तो उसे यह पहचानने में जरा भी देर नहीं लगती है कि यह कैप्टन नहीं बल्कि जर्मनी जासूस है। तब उसकी और चतुराई देखते ही बनती। किंतु इस सारे घटनाक्रम में वह भी सूबेदारनी को दिए वचन के प्रति सजग रहता है और अपने जीते जी हजारा सिंह और बोधा सिंह, हजारा सिंह जो कि सूबेदारनी के पति थे और बोधा सिंह जो कि सूबेदारनी का पुत्र था, पर किसी तरह की आंच नहीं आने देता है। यही नहीं, उनके प्रति अपनी आंतरिक भावना के कारण ही वह अपने घावों के बारे में भी उनको नहीं बताता है, जबकि उसकी एक पसली टूट चुकी थी उसके बारे में भी उनको पता नहीं चलने देते हैं। उसको अंतिम रूप से गोली लगी हुई थी, उसके बाद भी वो उनसे अपना दुख बयान नहीं करते। आखिरी में भी मृत्यु शैया पर उनकी नजरों के आगे दो ही चीजें मंडराती है। क्या दो चीजें? उनके दो ही स्वप्न थे, एक सूबेदारनी का वचन, सूबेदारनी को जो उन्होंने वचन दिया था वो, और दूसरा आम के बाग में अपने भतीजे कीरत सिंह की गोद में सर रख के सोना। सूबेदारनी ने लैला सिंह पर जो भरोसा किया था, उसी भरोसे के बल पर उसने अपने पति और पुत्र की जीवन की रक्षा की भीख मांगी थी। लैला सिंह अपनी जान देकर भी उस भरोसे की उसने रक्षा की। यह विश्वास और त्याग सूबेदारनी और लैला सिंह के संबंधों की पवित्रता और गहराई पर मोहर लगा देता है। स्त्री पुरुष के बीच यह बिल्कुल एक नए तरह के संबंध को बताता है और इस दृष्टि से लैला सिंह एक नए तरह के नायक के रूप में उभरते हैं, जो नए सूक्ष्म रूमानी मानवीय संबंधों की एक आदर्श मिसाल सामने रखता है। क्लियर है? तो इस तरह से दोस्तों ये एक छोटा सा कंटेंट ज्यादा है, बट छोटा सा ही जब पढ़ेंगे ना तो आपको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगने वाले उसका रिवीजन करने में। एक छोटा सा कंटेंट था, एक छोटी सी कहानी थी, जिसके माध्यम से हमने जो है लैला सिंह के चरित्र का चित्रण किया। पूरी कहानी में इस पात्र को किस प्रकार की उन्होंने डिजाइन दी है, ठीक है ना, गुलेरी साहब ने। चलिए एक और नायिका, एक और विशेष पात्र जो कि इस कहानी की नायिका है। हालांकि इनका वर्णन जो है पूरी कहानी में सिर्फ 2 ही बार आया है, एक बचपन में जब ये 8 वर्ष की थी और एक 25 वर्ष बाद जब इनको ये मिलती है। सिर्फ 2 बार वर्णन आता है, लेकिन उसके बाद भी ये कहानी की एक मुख्य पात्र है। सूबेदारनी कहानी में सिर्फ 2 बार आती है, एक बार कहानी के आरंभ में और दूसरी बार अंतिम भाग में, लेकिन फिर भी ये कहानी की एक विशेष चरित्र है। लैला सिंह के बाद में अगर कोई विशेष पात्र है कहानी का तो वो ये सूबेदारनी ही है। उससे पहली मुलाकात कब? 8 वर्ष की बालिका के रूप में होती है। लेकिन उसके व्यक्तित्व में पहला परिवर्तन हमें तब नजर आता है जब लैला सिंह के इस प्रश्न के जवाब में कि तेरी कुड़मई हो गई है, ये क्वेश्चन था उनका, तो इस जवाब में जब वह कहती है कि हाँ हो गई, और इतना कहकर के वो वहां से निकल लेती है। और आगे भी हालांकि कहती है कि देखते नहीं, हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से कदा शालू, जो उनका एक अंगवस्त्र होता है रेशम से कड़ा हुआ है ना, एक शाल हुआ करता जो वो ओढ़ कर चलते थे, तो वो शाल बताते हुए कहती है कि हाँ मेरी कुड़मई हो गई है। क्योंकि जिनकी सगाई हो जाती थी वो इस प्रकार के शाल या इस प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। तो जाहिर है कि विश्वास की जो अभिव्यक्ति थी ये सूबेदारनी के व्यक्तित्व का एक नया पहलू था। फिर भी वह यह समझने में असमर्थ है कि कुड़मई का अर्थ क्या है। कुड़मई का अर्थ नहीं समझती। लड़की होने के कारण अपनी भावनाओं को या तो वह व्यक्त नहीं करती, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि कुड़मई का उस पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ा था, वैसा ही आघात लगा था जैसा कि लैला सिंह को लगा था कुड़मई का, जब उन्होंने उसका जवाब दिया। किंतु लैला सिंह के साथ उसके संबंध कितने गहरे थे उसका एहसास भी कहानी के सूबेदारनी के माध्यम से होता है।
उस लड़की के अंदर लहना सिंह को लेकर के कैसे विचार थे, कितने गहरे विचार थे, वो जवाब देते वक्त तो नहीं समझ आता है, लेकिन जब सूबेदारनी बन जाती है 25 साल बाद जब उनकी मुलाकात होती है, उस समय उसका वो विश्वास नजर आता है उस 12 वर्ष के बालक के अंदर। 8 साल की नादान सी उम्र में जिस लड़के से उसका मजाक का संबंध बना था, उसे वह 25 साल बाद भी अपने मन मस्तिष्क से निकाल नहीं पाई थी। 25 साल बाद भी जब वह लहना सिंह के सामने आती है तो वह उसे तत्काल पहचान जाती है, तत्काल पहचान लेती है। न केवल पहचान जाती है बल्कि अपने बचपन के संबंधों के बल पर उसे विश्वास है कि अगर वह लहना सिंह को कुछ करने को कहेगी तो वो कभी इनकार नहीं करेगा। निश्चय ही यह विश्वास उसके अंदर लहना सिंह के व्यक्तित्व से पैदा नहीं हुआ, बल्कि यह स्वयं उसके मन में लहना सिंह के प्रति जो भावना थी उस भावना के कारण पैदा हुआ। इस अर्थ में वह परंपरागत भारतीय नारी से एकदम अलग नजर आती है, अलग नजर आती है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सूबेदारनी अपने घर परिवार के दायित्व से विमुख थी, नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि एकदम इसके विपरीत था, उल्टा था। बल्कि वो लहना सिंह से उसके 25 साल बाद मुलाकात होने पर भी वह अपने घर परिवार के प्रति अपना दायित्व का बोध करवाती है, दायित्व को दिखाती है कि उसको अपने घर परिवार को लेकर के कितनी परवाह है, कितनी चिंता है। वह लहना सिंह से प्रार्थना करती है कि जिस तरह से बचपन में आपने मेरी जान बचाई थी, उसी तरह से जंग में आप मेरे पति की और मेरे पुत्र की भी के प्राणों की भी रक्षा करना। इस तरह उसने अपने पति और पुत्र के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना को दर्शाया है, व्यक्त किया है। हम कहते हैं कि सूबेदारनी के लिए जितना सत्य अपने पति और पुत्र के प्रति प्यार और कर्तव्य है, उतना ही सत्य उसके लिए वे स्मृतियां भी है जो लहना सिंह के प्रति उसके लगाव को व्यक्त करती है। उसके चरित्र के दो पहलू है, इनसे ही उसका चरित्र महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो ये था छोटा सा कंटेंट आपका सूबेदारनी के चरित्र चित्रण को लेकर के। यार दोस्तों देखिए, समझ तो रहेंगे आप लोग भी कि सर इसमें जो है कुछ या समझाने जैसा कुछ है नहीं इन चीजों में, है ना। और वैसे तो देखिए कंटेंट अगर नहीं देना होता ना तो मैं आपसे डायरेक्टली यही बोलता कि कहानी को पढ़िए, उस कहानी के आधार पर ही आपके प्रश्न उत्तर बनेंगे। क्योंकि हिंदी का है ना, जहां पर कंटेंट कहीं उलझा हुआ होता है, टॉपिक उलझा हुआ होता है, जहां समझने की आवश्यकता होती है ना, तो उसको समझ सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर कुछ लगता ही नहीं क्या होगा। एक कहानी में आपको बस बताते जा रहा हूँ, पढ़ पढ़ के सुनाते जा रहा हूँ, इसमें मुझे भी कोई विशेष ज्यादा है ना आनंद नहीं आ रहा है। आनंद तो तब आता है जब टॉपिक डिफिकल्ट हो और वो समझ जाने में थोड़ी एनर्जी लगे। यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ बस ऐसा कैसे मैं आपको पढ़ के रहा हूँ, थोड़ा बहुत बस समझाते बताते जा रहा हूँ। तो ठीक है, हिंदी है, हिंदी के हिसाब से पढ़िए, इसको आप भी इसको एंजॉय करिए। बर्डन है नहीं कुछ भी इसमें जिसका कुछ, ठीक है ना। तो जैसा मैंने आपको 4 बिंदु बताए थे ना, उनको प्रश्नों के आधार पर उनकी तैयारी करना, सिर्फ रिवीजन आपको लगाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इसी प्रकार से लघुत्तरी प्रकृति के 5 प्रश्न मैं आपको ये और देने वाला हूँ। इसी के साथ हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ज्यादा बर्डन मत लीजिए, लोड मत लीजिए। हाँ, जहां पर समझाने की आवश्यकता होगी वहां पर हम इसको डिस्कस भी करेंगे, समझेंगे भी। कहानी में क्या समझे, कहानी है आपको समझानी है, कहानी में प्रारंभ में ही समझा चुका हूं आप लोगों को। कहानी क्या है, कहानी का सारांश बता चुका था। वो सारे जो प्रश्न होते हैं दोस्तों सारांश पर ही आधारित होते हैं। अगर कहानी आपने एक बार भी पढ़ी है, उसके बाद उसका सारांश आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, तो पूरा टॉपिक ही आपका क्लियर हो जाता है कहानी वाला। चलिए, कुछ प्रश्न है, छोटे छोटे से प्रश्न है, इनको भी जरा देख लेते हैं। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। छोटी सी बात है, कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर। उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में बटी हुई है, हमने अंदर भी डिस्कस किया था। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। जो 5 भाग है, इन 5 भागों में से 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, ये भी बताया था हमने। दूसरे, तीसरे और चौथे भाग डिस्कस किया था अंदर, है ना। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के कुल कितने पात्र हैं, टोटल कितने पात्र हैं। आइए जरा, कहानी के बेस से देखा जाए तो जो प्रमुख पात्र है वो तो लहना सिंह है और बाकी सारे पात्र इनके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जैसे एक बालिका, समझ चुके होंगे आप, सरदारनी, 8 साल की बालिका। दूसरा पात्र है लहना सिंह जो कि मुख्य पात्र है कहानी का। तीसरा हजारा सिंह जो कि सूबेदार है, अर्थात की सूबेदारनी के पति, है ना। उसी प्रकार से बोधा सिंह जो कि हजारा सिंह का पुत्र है, अर्थात की सूबेदारनी के पुत्र है।
उसके अलावा एक है लेफ्टन साहब, लेफ्टन साहब अर्थात कि लेफ्टिनेंट साहब, याद रखिएगा लेफ्टिनेंट साहब है ना, सेना का एक उच्च अधिकारी है। और एक अन्य पात्र है वजीरा सिंह, वजीरा सिंह, और है ना, ये 6 पात्र आपके यहाँ प्रमुख है। ये सैनिक है सेना में जिनके गोद में सर रख करके जो है इनकी अंतिम सांसें चलती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाड़ा क्या है? बिल्कुल प्रश्न आते हैं दोस्तों इस टाइप के, याद रखिएगा, इसलिए इनको इग्नोर मत कीजिएगा। जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते। किसने कहा था? ये वजीरा सिंह ने कहा था। ये वजीरा सिंह का कथन था। तो क्या मतलब इस कथन का? तो इस कथन का मतलब था कि वजीरा सिंह को पलटन का वजीरा सिंह जो कि पलटन का विदूषक है, मतलब कि सैनिक है, लेना सिंह को ये कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो। जाड़े की ठंड मौत का कारण बन सकती है। मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा नहीं मिलेगा, अर्थात कि कोई स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेगी, जीवन का सुख फिर नहीं मिलने वाला, साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे। अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है अगर आप अपने प्राणों की रक्षा करना नहीं जानते हो तो। क्योंकि जहां पर ये युद्ध के लिए लड़ रहे थे, या जहां पर ये इनको तैनात किया गया था, जिस सेना को तैनात किया गया था, वहां पर जाड़ा अर्थात की ठंड बहुत थी। इसी कारण से ये कथन उन्होंने कहा था। एक अगला कथन है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये भी वजीरा सिंह का कथन था। तो ये कथन जो है किसकी ओर संकेत करता है? तो ये जो कथन है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये कथन उस देश का या तक कि फ्रांस का है, क्योंकि ये सब फ्रांस में ही तो गए थे युद्ध लड़ने अंग्रेजों की तरफ से, जर्मनियों से इनकी रक्षा करने के लिए, है ना। तो ये कथन उस देश अर्थात कि फ्रांस की एक महिला का है। उसने बंगले के बगीचे में जब वजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथियों को, वहां की मालकिन अर्थात कि उस महिला उन लोगों को फल देती है, फल, दूध और दूसरे भोजन पदार्थ बहुत प्रसन्न होकर के देती है, और उसके बदले में कुछ अर्थात कि पैसे नहीं लेती है। उसे इस बात की प्रसन्नता है कि उक्त सैनिक अर्थात कि ये जो सैनिक है वजीरा सिंह और बाकी उनके सैनिक, उसके देश को जर्मनी के हमलावरों से बचाने के लिए आए हुए हैं। अतः वह उन सैनिकों को अपना रक्षक मानकर उनका स्वागत सत्कार करने को तत्पर रहती है। यही कथन है और इन महिला की ओर ही वो ये कथन संकेत करता है। अगला प्रश्न है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? लहना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी आया था और वो क्या कहता है, तो सुनिए। लहना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी आता है और वो वहां के लोगों को प्रलोभित करता है, प्रलोभन देता है, लालच देता है। वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों से लुभाने का प्रयास करता है। वह गांव वालों को कहता है कि जब जर्मन शासक आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। समझ रहे ना? तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। तो ये जो तुर्की मौलवी था, ये जर्मन शासक का समर्थक था, चाहता था कि जर्मनी का यहां पर साम्राज्य हो। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, माफ कीजिएगा, 5 प्रश्न पर हमको डिस्कस करना था और 5 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों छूटे हुए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हम अंतिम रूप से जब ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में 3-4 लेक्चर हम एक साथ ले लेंगे, ताकि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक साथ सभी पार्ट के सभी चैप्टरों के एक साथ उनको कवर कर लेंगे। 3-4 लेक्चरों में ना मैक्सिमम करेंगे 100-200 के समथिंग तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई सा क्वेश्चन छूटे नहीं। नेक्स्ट सेशन इसी प्रकार से कहानी चलेगी आपकी पंच परमेश्वर, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 11 होगा, ये गलत डला हुआ है, 11 लेक्चर नंबर 11 होगा। क्लियर है? तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और जो नए स्टूडेंट जो भी है वो ध्यान से देखे और यहाँ से जो है नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सअप नंबर है। ध्यान रहे लेकिन एक बात का, ये कॉलिंग नंबर नहीं है, सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है जो आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहे हैं। सिर्फ कॉलिंग व्हाट्सअप नंबर है, तो इन पर आप व्हाट्सअप के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। कोई डाउट हो अपना यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्रुप में ऐड करने के लिए भी जो है दोस्तों इस नंबर पर आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम भी है, ग्रुप है, क्लासेस ग्रुप है ये भी, जहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से सभी लेक्चर मिलते हैं और नोट्स की प्राप्ति भी आपको इन्हीं ग्रुपों में होती है।
और उससे पहले ना इस नंबर पर व्हाट्सअप करने से पहले डिस्क्रिप्शन को अगर आप चेक कर लेंगे ना तो आपकी समस्या का वही समाधान हो जाएगा। इस नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। डिस्क्रिप्शन में सभी ग्रुप की लिंक दी गई है, डायरेक्टली आप जाकर के व्हाट्सअप ग्रुप भी दिए गए हैं, आप लोगों को लिंक दी गई है, क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर जाओगे। टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पर भी क्लिक करेंगे आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू सो मच।